ओम शांति। मनोज भाई। हाँ, हो गया ओम शांति। ओके, अच्छा अच्छा। ओम शांति। आप सबको मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है समस्याओं के समाधान की सरल विधि। तब से ये भी जिम्मेवारी दी है कि विश्व में जो भी समस्याएं हैं और विश्व की आत्माएं जो समस्याओं का सामना कर रही हैं, उनका समाधान आप बच्चों के पास है और आप बच्चों को ही वो समस्याओं का समाधान करना है। जब हम ज्ञान मार्ग में चलना शुरू करते हैं तो हमारे सामने भी अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। कई बच्चों का तो ऐसा भी अनुभव है कि अज्ञान काल में ठीक था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद बहुत सारी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई। तो स्वयं के सामने भी जो समस्याएं आती है, वो समस्याओं का भी समाधान हमें ही करना है। तो वास्तव में बाबा ने हम बच्चों को विघ्न विनाशक बनने की बात कही है। बाबा ने कई बार कहा है, जो गणेश का एग्जाम्पल दे करके, कि तुम ही जो गणेश का गायन भक्ति मार्ग में है वो वास्तव में तुम्हारा ही गायन है। संगम पर तुम ही विघ्न विनाशक, स्वयं के लिए भी और विश्व की आत्माओं के लिए तुम विघ्न विनाशक बने थे। और बाबा ने तो हम बच्चों को कहा है कि समस्याओं का काम है आना और तुम बच्चों का काम है उसका समाधान करना। बाबा ने तो आपदा को अवसर में बदलने की, तूफान को तोहफा समझने की बात कही है। वहां तक बाबा ने हम बच्चों को बात कही है। और बाबा ने यह भी बताया कि सारे विश्व की समस्याओं का समाधान, निराकरण तुम बच्चों को करना है और आप उसके लिए जिम्मेवार आत्मा हैं। तो फिर अपने सामने आने वाली समस्याओं से फिर घबरा जाओगे तो विश्व की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे आप? तो इसीलिए हम बच्चों को समस्याओं का समाधान करना है। सारे विश्व के परिवर्तन में यदि सबसे बड़ी जिम्मेवारी है तो यही समस्याओं का समाधान है। तो आइए हम बच्चों के सामने और विश्व के सामने किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, ये मैं भी अपने कुछ 25-30 साल का अनुभव जो है एक काउंसलिंग का, तो उसके आधार पर भी मैंने थोड़ा सा जो मेरे सामने समस्याएं लेके जो भी आत्माएं आई हैं काउंसलिंग के पर्पस के लिए, लौकिक में भी मैं काउंसलिंग करता था और फिर अलौकिक में आने के बाद भी काउंसलिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। तो जो एक सामान्य समस्या है हम बच्चों के सामने भी और विश्व के सामने, जिसको जो समस्याएं लेकर लोग हमारे पास आते हैं वो कुछ ऐसी है, उसमें बहुत सारी दूसरी भी हो सकती है, एडिशन किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आज की जो सामान्य समस्याएं जो हैं वो इस प्रकार की कुछ लिस्ट आउट की जा सकती हैं। तो अनेक समस्याओं में घिरी हुई विश्व की आत्माएं हैं आज। तो विशेष रूप से तनाव, व्यग्रता, हताशा, निराशा जैसी मानसिक अस्वस्थता, ये जो मेंटल डिसऑर्डर उत्तर उत्तर बढ़ता जा रहा है। तनाव के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि पूरी जो 20वीं सदी पास कर ली है, हम तो अभी 21वीं सदी में हैं, तो जितने लोगों ने जन्म लिया वो सभी तनाव और व्यग्रता में ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और आज डिप्रेशन के एवरी 4th पर्सन इन द वर्ल्ड इज इन द डिप्रेशन। उसको तो पता नहीं है कि मैं डिप्रेशन में, और उसको डिप्रेशन कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में वो डिप्रेशन में है। फिर भय, चिंता और असुरक्षितता, अनिश्चितता जैसी नकारात्मक भावनाएं भी आज उत्तर उत्तर लोगों में बढ़ रही हैं। लोग अनसेफ और इनसिक्योर भी महसूस करते हैं अपने आप को, और कई प्रकार के फोबिया से भी वो लोग पीड़ित हैं। स्वयं की एवं अन्य संबंधितों की शारीरिक बीमारियां और पीड़ा, क्योंकि कई लोग आते हैं, मतलब किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, कई प्रकार के डिसीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का तो इतना व्याप्त बढ़ रहा है आज, और अनेक प्रकार की पीड़ा से वो
ये स्वयं के सामने भी ये समस्या आती है, ब्राह्मणों के सामने भी ये समस्या आती है। बच्चों की अनेक प्रकार की समस्या है जो पारिवारिक में, खास करके बच्चों की समस्या के लिए। और हमारी जो शिवानी बहन है वो पेरेंट्स को जो सलाह देती हैं बच्चों की समस्याओं के सामने, तो बच्चों की अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना, बच्चों की बीमारी से लेकर के बच्चों की स्टबरनेस और बहुत कर कुछ होता है बच्चों के साथ। तो फिर उनकी भी समस्या है, खास करके जो बेटियां हैं हमारी, तो उनकी चिंता ज़्यादा पेरेंट्स को रहती है। तो बच्चों की अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक आपसी संबंधों में कटुता और संघर्ष एक बहुत ही कॉमन है। आपसी जो संबंध है, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंधों में संघर्ष उत्तर उत्तर बढ़ता जा रहा है। परिवार तो टूटते जा रहा है वैसे देखा जाए तो। और विशेष रूप से पति पत्नी के बीच के संबंधों में संघर्ष और तलाक की परिस्थिति, और कई तो डाइवर्स ले भी जाते हैं। तो ये समस्या भी आज बहुत कॉमन बनती जा रही है। इस देश में भी ये समस्या है। व्यावसायिक एवं सर्विस संबंधी अनेक आर्थिक संबंधी वे समस्याएं, व्यवसाय के सर्विस करते हैं तो वर्क प्लेस के कलीग के साथ, बॉसेस के साथ कई प्रकार की समस्याएं वहां पर भी होती हैं। फिर आर्थिक समस्याएं भी उसके साथ हो सकती है। देखो, ये संपत्ति एवं अन्य कारण से आपसी संघर्ष और अदालती, ये कोर्ट केसेस भी बहुत केसेस आते हैं इस प्रकार के। और ये भी एक कॉमन होता जा रहा है, उत्तर उत्तर बढ़ता भी जा रहा है, कॉमन भी होता जा रहा है। जो प्रेतात्माओं का प्रभाव एवं प्रवेशता और तांत्रिकों का जो प्रभाव, क्योंकि आज तांत्रिक को भी बहुत प्रकार की तंत्र विद्या करते हैं और उसकी इफेक्ट लोगों के ऊपर होती भी है। तो ये कई इसमें काफी कुछ ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये मेरे में अनुभव के आधार पर जो लोग समस्या लेके हमारे सामने आए हैं, और सूरज भाई के सामने भी कई लोग इस प्रकार की समस्या लेके जब जाते हैं, तो ये दीज आर द कॉमन, मतलब ये समस्याएं हैं। अब इस समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, तो उसका पहला जो रास्ता है, जो जनरली हम जो वाणी से और उसके साथ डील करके जो हम करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक रास्ता है। और कॉमनली तो यही रास्ता जो काउंसलिंग जिसको कहा जाता है, परामर्श, तो काउंसलिंग के द्वारा फिर समस्याओं का समाधान हो सकता है। और हम बच्चों का जो सामने समस्या आती है उसमें भी जो ज्ञानी होते हैं उनमें भी काफी काउंसलिंग करना पड़ता है, उनका भी काउंसलिंग करना पड़ता है। तो एक काउंसलिंग का रास्ता है। तो वो काउंसलिंग में क्या अप्रोच अपनाना चाहिए, एक इन जनरल बाबा का जो ज्ञान हम बच्चों को मिला है, उस ज्ञान के आधार पर बाबा ने तो इतना विस्तृत मैन मैटर एंड गॉड के बारे में इतना डिटेल में नॉलेज दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी इस प्रकार का ज्ञान होगा। तो ये बाबा का ज्ञान के आधार पर जो हमें करना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, तो एक ओवरऑल अप्रोच की बात की, और मैंने कुछ ऐसा अप्रोच अपनाने की कोशिश की तो कुछ सफलता मिली है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो जब भी कोई काउंसलिंग में आता है तो सबसे पहले तो उसको हमें सुनना चाहिए। तो आप कुछ ऐसा शुरुआत कर देते हैं हम उनको सलाह देने की, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको पीसफुली पहले हमको लिसन करना चाहिए पूरा, कि क्या समस्या है, तो अच्छी तरह से हम उसको समझें। फिर शांति से बातचीत करना चाहिए। जो कोई भी समस्या होती है तो वो उनको सलाह भी हम दे सकते हैं कि भाई आप पहले तो पीसफुल निगोशिएशन का एक प्रयास कीजिए, शांति से बातचीत करने का प्रयास कीजिए, उसका समाधान हो सकता है। क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज है कि सब अपने अपने ईगो में इतने अड़े रहते हैं, और इसकी वजह से कई बार समाधान नहीं होता है। तो थोड़ा सा लेट गो पॉलिसी को हम अपनाएं, क्योंकि संघर्ष करने से अच्छा है चलो थोड़ा नुकसान होता है तो उसका स्वीकार कर लो, लेकिन जाने दो कि नीति को अपनाना एक सम्मान की बहुत अच्छी युक्ति है, पॉलिसी। फिर बाबा ने ये भी हम बच्चों को कहा है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और माफ करो। लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि अगेन वही ईगो बीच में आता है, अहंकार बीच में आता है। तो बाबा ने तो हमको पूरा देह भान भूलने की बात कही है, तो इसी तरह से हम दूसरों को भी ये थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, उनको सलाह भी दे सकते हैं कि भैया बोलो, पास्ट इज पास्ट, वर्तमान में जीने की कोशिश कर दो। तो फिर ये बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि डू नॉट थिंक ऑफ रिवेंज,
बदला ना लो, बदल के दिखाओ, ये बात बाबा ने बताई है। तो हमारे परामर्श में बात तो यही आनी चाहिए। नुकसान तो किसने किया है मान लीजिए, तो एक दो बार हमको, पहली बार तो उसको माफ कर देना चाहिए और फिर बदल के हमको दिखाना है। बदला लेने की कोई भावना हमारे में नहीं होनी चाहिए। जीवन में संपत्ति से ज्यादा शांति का महत्व है, ये लोगों को हमको समझाने की जरूरत है। लोग तो क्या करते हैं, अपनी शांति को कितना कॉस्ट पे करते हैं, पेइंग वेरी हाई कॉस्ट। उनकी जो शांति है, सुख, उसमें फिर वो संपत्ति के पीछे, और कुछ समस्याएं हैं तो समस्या में जो विन लूज का कंसेप्ट फिर वो अपनाते हैं कि बस मैं ही जीतूं और वो हारे। बस जब तक उसको हराएंगे नहीं तब तक उनको शांति नहीं रहेगी। तो ये सब बातें जो है वो ठीक नहीं है, तो हमारे लिए भी ठीक नहीं है। और जब काउंसलिंग करते हैं तो ये बात लोगों को हमें समझानी चाहिए कि इस तरह से आप समाधान कर सकते हैं। धीरज के फल मीठे होते हैं, कीप पेशेंस। ठीक है। योग्य समय पर योग्य शक्ति का प्रयोग, विशेष रूप से सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति और अनुकूलन शक्ति, ये जो तीन शक्तियां हैं वो समाधान में बहुत ही, मतलब समस्या को एकदम लाइट कर लेती है। यदि ये सही, ये तीन शक्तियां जो हैं उसका सही समय पर सही उपयोग, दूसरी भी है जैसे परखने के निर्णय करने की शक्ति तो है ही है, लेकिन ये सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, अनुकूलन शक्ति, ये जो शक्तियां हैं वो शक्तियां विशेष रूप से राइट समय पर राइट स्थान पर हम यदि उसका उपयोग करते हैं तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिर हमारे लिए देखो, बाबा ने भी थोड़ा बताया है कि पानी या खाने की कोई चीज है, मान जिसका हम काउंसलिंग करते हैं, जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, तो पीड़ित को किस तरह से हम उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखो, एक तो उसको सलाह देना कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए, तो ये हम एक तो बताते हैं कि, और उनके कोई परिवार का सदस्य होगा, उनको कोई, उनका भी हम काउंसलिंग कर सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, जो पीड़ित है उसको क्या करना चाहिए, उसकी तो हम डायरेक्शंस देते ही हैं कि भाई तुम ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो एक तो स्थूल रूप से हम काफी कुछ कर सकते हैं उसके लिए, और दूसरा उसके लिए फिर मंथा जो हमको करना है वो तो यही आज का हमारा विषय यही है कि हम दूसरों के लिए, विश्व की समस्याओं के लिए क्या कर सकते हैं। जो बाबा ने हम बच्चों को राजयोग सिखाया है, तो राजयोग के माध्यम से हम दूसरों की समस्याएं और स्वयं की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो स्थूल रूप से जैसे हम बातचीत करके, काउंसलिंग करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से कुछ ऐसी भी बाबा ने बात हम बच्चों को बताई है कि पानी होता है, तो पानी को, एम्पावरमेंट ऑफ वाटर, एक खास करके पानी, तो पानी पिए बिना तो कोई चल नहीं सकता है। तो पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं कि उसके ऊपर आप योग के वाइब्रेशंस, तो पानी में एक प्रकार से पावर, एम्पावरमेंट ऑफ द वाटर, पानी का सशक्तिकरण हमको करना चाहिए। और फिर मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और पानी का एम्पावरमेंट कर सकते हो। फिर बाबा की याद में कुछ भोग बनाया है हमने, कोई खाने की चीज है, तो उसका भी एम्पावरमेंट हम अपने मन के विचारों से कर सकते हैं। तो पानी को या कोई खाने की चीज को योग का एवं बाबा की याद का पावर भरना और फिर पीड़ित को देना, ये भी एक बहुत इफेक्टिव पुरवार प्रूफ हुआ है। कई लोगों ने कई प्रयोग किए हैं उसके, और सफलता मिली हुई है। और मनसा सेवा के अंदर भी वाइब्रेशंस के काफी हमने एक दो टॉपिक लिए यहाँ पर कि मनसा सेवा कैसे इफेक्टिव हो सकती है, और होती भी है। प्लांट के ऊपर भी जब इस प्रकार के मनसा सेवा के बहुत सारे प्रयोग भारतवर्ष में किए गए, देश में भी शायद किए गए होंगे, और उसमें भी कितना फायदा हुआ है। जो अभी यौगिक खेती जो है, तो यौगिक खेती में भी कितना फायदा होता है वो हमने देखा है, रिजल्ट्स मिले हैं। अभी तो यूनिवर्सिटी में भी इस टॉपिक के ऊपर काफी रिसर्च हो रही है, ब्रह्मा कुमारीज की, हमारी जो एग्रीकल्चर विंग है उनके कोऑर्डिनेशन में। तो ये तो निर्विवाद है, इसलिए पानी या कोई चीज विक्टिम को जो खाने की हो, पानी हो, वो कर सकते हैं। आइए, अभी जो मुख्य रूप से हम बच्चों को इस समस्या का, स्वयं की और दूसरों की समस्याओं का समाधान के लिए और विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष रूप से योग के क्या प्रयोग कर सकते हैं, और यही हमारा
अंतिम समय जब आएगा ना, तो यही अंतिम समय जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अंतिम समय हम सभी बच्चों को एक काम करना, ये हमारी जिम्मेवारी। मैं चाहूँ तो करूँ, चाहे तो न करूँ, हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल सोल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने हम बच्चों को दी है। बाबा विश्व परिवर्तन हम बच्चों से कराता है। उसको करना होता तो वो तो 2 मिनट में कर सकता है, वो तो सर्वशक्तिवान है। नहीं, बाबा को विश्व परिवर्तन नहीं करना है, हमारे माध्यम से बाबा विश्व परिवर्तन कराना चाहते हैं। तो ये भाग्य हमको बनाना है, नई दुनिया की स्थापना हम बच्चों को करनी है, जाना भी हमको है, राज भी हमको ही करना है। तो ये पूरी जिम्मेवारी, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल सोल, वी आर अकाउंटेबल सोल। तो ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हम निभा सकते हैं और कौन निभा पाएगा, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो काउंसलिंग के बारे में जो हम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश यहाँ पर डालना चाहता हूँ। उसके बाद हम योग की बात करेंगे। तो देखो, हमारे सामने इतने सारे लोग आने वाले हैं। आपको हर हर आत्मा को, जो भी ज्ञानी बच्चे हैं बाबा के, आप तो हैं ही, तो आपके साथ आपको आप चाहे काउंसलिंग का अनुभव हो या ना हो, अंत में आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। एक लंबी लाइन आपके सामने भी आने वाली है, बिल्कुल। और इसीलिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो एक जो साइकोलॉजिस्टों ने जो काउंसलिंग जो करते हैं, तो उनके कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, जिससे हमको चले चले। तो काउंसलिंग का मतलब क्या है पहले तो, और जब हम कोई काउंसलिंग करते हैं तो सामान्य जनरली हम एडवाइस देते हैं लोगों को, तो इट इज नॉट एडवाइजिंग। सबसे पहले तो काउंसलिंग इज नॉट मियर टॉकिंग और चैटिंग, इट इज नॉट एडवाइजिंग एंड लेक्चरिंग। ये लेक्चरिंग लेक्चर देने की कोई बात नहीं है। एडवाइस तो बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इट इज नॉट एडवाइजिंग, इट इज नॉट लेक्चरिंग, इट इज नॉट ऑर्डरिंग, इट इज नॉट इंस्ट्रक्टिंग, इट इज नॉट फोर्सिंग, इट इज नॉट कोयर्सिंग। कोयर्सिंग माना मजबूर करना, मतलब जबरदस्ती करना, मजबूर करना। फिर इट इज नॉट मॉरलाइजिंग और प्रीचिंग। उपदेश देने की कोई बात नहीं है, उपदेश की जरूरत नहीं है। दे नीड सिंपैथी, एम्पैथी। इट इज नॉट कन्फ्रंटिंग, डिसाइडिंग, सॉल्विंग ओनली फॉर पीपल विथ प्रॉब्लम्स। ये काउंसलिंग जो है ओनली पीपल विथ प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो सारे विश्व को ध्यान में रखते हुए, विश्व की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ज्यादातर लोग ऑन द नेम ऑफ काउंसलिंग ये सब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काउंसलिंग ये नहीं है। ये हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। काउंसलिंग कुछ अलग चीज है। क्या है काउंसलिंग? देखो, ये मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग स्किल। काउंसलिंग इज क्या है? एड्रेसिंग द थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, या क्लाइंट शब्द बिकॉज साइकोलॉजिस्ट वो साइकोथेरापी से के कुछ प्रिंसिपल्स है जो मैंने स्टडी किया है, तो वो मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ क्लाइंट शब्द है, तो जो विक्टिम है, पीड़ित है, उसको हमको लेना है। एड्रेस द थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट इन कॉन्टेक्स्ट टू हिज हर एनवायरमेंट। ये भी मान लीजिए कि कोई किसी की समस्या है, तो वास्तव में इन्हें उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट हुआ, जो परिस्थिति का सर्जन हुआ, और वो परिस्थिति के सर्जन के कारण उसकी अनेक समस्याएं बढ़ गई, तो इन कंटेस्ट टू दैट एनवायरनमेंट इज फेसिंग, तो वो सब कुछ हमको सुना पहले लिसन करना चाहिए। सबसे पहली बात इसमें क्या होता है कि पहले जो जब कोई भी आता है, तो एकदम पेशेंस से हमको उसको पूरा सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। और आधा वो हम पूरा सुनाएगा ना, तो आधा तो हल्का वो सुनाने से ही हो जाता है। तो थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज और हर एनवायरनमेंट। फिर ए प्लान्ड इंटरवेंशन टू असिस्ट द क्लाइंट change, improve and resolve behaviors that are problematic. A collaborative effort between the client and the counselor. देखो, ये एक म्यूचुअल है। देखो देखो, इस तरह आप बस वन साइडेड उसको सलाह देते जाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसी बात नहीं है। इंटरेक्शन होना चाहिए। कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड द काउंसलर requires the active participation of the client, is voluntary, requires active, is voluntary, aims to develop the client self growth and potential। लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि क्लाइंट का
आत्मविश्वास बढ़े, क्लाइंट का विल पावर बढ़े और उसमें कुछ शक्तियों का संचार हो, तो जिसके कारण फिर वो उसमें कुछ पोटेंशियल, उसमें खास करके रेजिलियंस जिसको हम कहते हैं वो बढ़े, जिसके वजह से वो खुद वो समस्या का अच्छी तरह से सामना करके उसको पार कर सके। ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन गिविंग, शेयरिंग। कुछ जरूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन देने की तो आप फिर बाद में दे सकते हैं। इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल थियरीज एंड यूजेस स्पेसिफिक टेक्निक टू बी कैरिड आउट बाय पर्सनल। तो कई रिलैक्सेशन और साइकोथेरेपी की कई साइंटिफिक टेक्निक भी है, सीबीटी जैसे सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल। थोड़ा सा यदि आपने स्टडी किया है तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इन सब थियोरी से ज्यादा जो बाबा का ज्ञान और बाबा ने जो हम बच्चों को एक सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक अप्रोच अपनाने की जो बात बताई है, उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है। मैंने तो थोड़ा सा इसलिए थेरेपी का मुझे भी थोड़ा स्टडी करना पड़ा। मैं थोड़ा सा मैं जानता भी हूं, करके हम बच्चों के लिए शायद यदि ये ना पढ़ो तो भी वी आर मोर इफेक्टिव। मेडिटेशन एक ऐसी बात है कि इसके तुलना में कोई अदर दूसरी टेक्निक नहीं आ सकती, ये मेरा भी अनुभव है। आइए, तो बेसिक प्रिंसिपल्स काउंसलिंग में क्या होना चाहिए, तो इतनी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ट्रस्ट, एम्पैथी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है और रखना भी चाहिए, क्योंकि अभी कितने सारे केसेस हमारे सामने आएंगे। तो जो ये कॉन्फिडेंशियलिटी है, एथिकल कंडक्ट है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, पॉजिटिव अप्रोच, फोकस्ड, ये कुछ बातें हैं जो काउंसलर में होनी चाहिए। यदि काउंसलर में सब बातें हैं तो फिर वो इफेक्टिव काउंसलर बन सकता है। कोई हमें कोई बड़ा काउंसलर नहीं, हमें तो समस्या का समाधान होना चाहिए। हम अपने आप को काउंसलर कहे या ना कहे, इसको लेना देना नहीं है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये जो काउंसलर जो है ना वो भी फेल होने वाले हैं। जो ये साइकोलॉजिकल काउंसलर है वो फेल होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास वो स्पिरिचुअल टच नहीं है ना। तो वो तो कई समस्या ऐसी होगी कि वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उस वक्त हम उनके ऊपर भी हम सुपरसीड करेंगे, और हम हमारे पास सभी जो हमारे बाबा ने हम बच्चों को जो सिखाया है उसके आधार पर सब काउंसलिंग हम करके उनके समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आइए, अब होने के लिए क्या करना चाहिए, जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि इस विश्व नाटक की तुम एक आधार मूर्त आत्मा हो, उदार मूर्त आत्मा हो, सारे विश्व का परिवर्तन तुम बच्चों को करना है। इसलिए हमें पहले खुद का जो एम्पावरमेंट, हमें खुद को एक सशक्त करना पड़ेगा, तो फिर हम अन्य का सशक्तिकरण कर पाएंगे। तो जी हम खुद एनलाइटन हैं, हम खुद एम्पावर्ड नहीं है, हम खुद एनरिच्ड नहीं है, तो हम दूसरों का क्या एम्पावरमेंट करेंगे। इसलिए अभी से ही उसकी प्रिपरेशन क्या हो सकती है। तो बच्चों को स्वयं समस्याओं से मुक्त कैसे रहे एवं औरों की समस्याओं का समाधान कैसे करे, तो कम से कम ये हम बच्चों को करना चाहिए। और जो बिगिनर्स हैं, अभी अभी ज्ञान में जो निकले हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, 4 साल से, उनको तो ये नियमित रूप से थोड़ा अभ्यास करना चाहिए कि दिन में कम से कम 3 बार दृढ़ता से ये 5 संकल्प करें। इस विषय के संदर्भ में मैं बताता हूँ। योग तो अनेक विधि से हम करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन ये जो समस्या के समाधान के संदर्भ में यदि हमें हमेशा स्वयं के सामने आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए और दूसरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये 5 संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं उदार मूर्त आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। उसमें और ऐड कर किया जा सकता है, लेकिन 5 तो कम से कम हमको करना है। मैं रिपीट करता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ,
मैं उदार मूर्त आत्मा हूँ, मैं शुक्राणी आत्मा हूँ। देखो ये संकल्प से पहले तो हमारे सामने माया आने से डरेगी, समस्या आने से ही डर जाएगी, क्योंकि हमने बार बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कर लिया है। तो ये कुछ नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड का ऑटोमेटिक एक प्रोग्रामिंग हो जाता है। और मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, तो आपका जो गणेश का जो रोल है, गणेश के रूप का जो रोल है, वो अपने आप प्ले करना शुरू कर पाएंगे। तो हर संकल्प को फिर क्या करना है, हर बार कम से कम जितनी बार आप सिटिंग करें, उसके लिए जो सिटिंग करेंगे हम, तो हर बार एक संकल्पों को 3 बार, 5 बार भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार रिपीट करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। तो इस प्रकार से जितने भी ये जो संकल्प हैं, वो हमें 3 बार या तो 5 बार कम से कम रिपीट करना चाहिए। कई लोगों को लिखते भी हैं, तो लिख भी सकते हैं, समय हो तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन इतना कम से कम हम करेंगे तो हमारे से प्रोग्रामिंग सबको सुनाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान आएंगे। आइए फिर ये जो 2 योग अभ्यास हैं, वो हमें इस विषय के संदर्भ में जरूर दिन के अंदर करना चाहिए। देखो, खुद का एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, खुद का संपन्नीकरण बहुत जरूरी है। जो संपन्न है, खुद समृद्ध है, वही फिर कुछ दूसरे के लिए कुछ कर पाएगा, नहीं तो हम क्या कर पाएंगे। तो दिन में कम से कम, मैंने स्टेप्स भी लिख दिए हैं इसका, फिर दिन में कम से कम एक बार आधे घंटे के लिए अपनी बीज रूप अवस्था में स्थित होकर के परम धाम में जाकर प्यारे बाबा से स्नेह सबर मिलन मनाकर, विशेष रूप से देखो ये 3 चीज की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, पवित्रता, शक्ति और एवं शांति। ज्यादातर जो पीड़ित होता है उनको हम जो शेयर करते हैं, फिर तो प्रेम भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, जितने भी हमारे स्वधर्म है वो सब कुछ हमको शेयर करना है। पर विशेष रूप से जो आने वाली जो समस्या है, वो समस्या के समाधान के रूप में एक तो पवित्रता, शक्ति एवं शांति, तो ये तीनों चीजों से हमें भरपूर बनना है। तो ये तीनों चीजों से भरपूर बनने के लिए जो उत्तम स्थान जो है, वो है परम धाम। पवित्रता से भी शक्तियों और शांति, विशेष रूप से शांति तो परम धाम में दोनों रीति से स्थान भी हमको शांति का अनुभव कराती हैं। और बाबा तो है ही ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ पावर, ओशन ऑफ प्योरिटी। तो ऐसे ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ पावर, ओशन ऑफ पीस के सामने हम जब जाएंगे, वहाँ उनकी कंपनी में जब स्थित होंगे, तो हम अपने आप फिर बहुत सारे विजुअल, हमने आगे भी कुछ ऐसे अभ्यास यहाँ पर सत्रों में किया हुआ है, तो एक अभ्यास हमको करना चाहिए, उसके स्टेप्स मैंने बता दिए हैं। तो इसकी पूरी डिटेल यदि आपको कुछ स्क्रिप्ट चाहिए, तो भी आप वेबसाइट के ऊपर जा करके इस स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यास हमारा बहुत ही कॉमन है। तो शांति के अनुभूति के लिए भी पूरी स्क्रिप्ट है, प्योरिटी की अनुभूति, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी की अनुभूति कैसे हम परम धाम में जाकर कर सकते हैं, उसकी पूरी आधे घंटे की स्क्रिप्ट है। तो शांति, पवित्रता और शक्तियों से कैसे संपन्न बनना है, तो ये सब स्क्रिप्ट है, तो आप पढ़ सकते हैं और फिर उसका अभ्यास आप करते जाओ, तो जिससे हमें 3 चीजों से हम हमेशा समृद्ध रहे, संपन्न रह सकते हैं। दूसरा जो योगाभ्यास, जो एज ए मतलब आने वाले समय में आपको करना पड़ेगा, तो जो विक्टिम है और खुद हम समस्याओं से बचना चाहते हैं, या नेगेटिव जो एनर्जी, चारों ओर नेगेटिव एनर्जी होगी, कोई ऐसे नेगेटिव प्रभाव से हम स्वयं को भी मुक्त रखना चाहते हैं, तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि एक सुरक्षा कवच हमें एक जनरेट करना चाहिए, और आने वाले समय में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें अपने, हमारे चारों ओर हम किस प्रकार से एक सुरक्षा कवच का सृजन कर सकते हैं। और जो विक्टिम है, मान लीजिए किसी के लिए हम कर रहे हैं,
जो जिसको समस्या है, तो उसके आसपास भी एक सुरक्षा कवच आप सर्जन कर सकते हैं। मानो कोई विस्तार है, तो पूरा विस्तार जो है वो समस्या का सामना कर रहा है, तो उस विस्तार को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी का घर भी हो सकता है, तो उसके आसपास भी, पूरे विस्तार के आसपास भी एक सुरक्षा कवच हम खड़ा कर सकते हैं। और एक ऐसा शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड जिसको कह सकते हैं, जिसमें कोई नेगेटिव एनर्जी भी प्रवेश न कर सके, और कोई ऐसी मायावी या नेगेटिव चीज उसमें ऐसे, जैसे मैंने प्रेतात्माओं की भी बात बताई, तो ऐसी जो आत्माएं हैं जो विक्टिमाइज्ड हुई है, तो उनके आसपास भी एक सुरक्षा कवच हम खड़ा कर सकते हैं। तो वो सुरक्षा कवच खड़ा करने की जो विधि है, वो यदि सिस्टमैटिक हम सीख लेते हैं और उसका बार बार अभ्यास करते हैं, तो फिर आप एक प्रकार से ट्रेनिंग हमको अपने आप को देने की बात है। तो फिर आने वाले समय के अंदर, इवन अभी ही जैसे हमारे सामने मैं जब काउंसलिंग करता हूँ, तो उनके लिए भी एक कोशिश करते हैं कि भाई चलो, उसके आसपास भी बहुत ऐसी कुछ काफी नेगेटिव एनर्जी उसके पीछे काम कर रही है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसके आसपास भी हम एक प्रोटेक्टिव शील्ड, सुरक्षा कवच खड़ा कर दें। तो उसकी क्या विधि हो सकती है सुरक्षा कवच करने की? तो ये भी एक प्रकार का योगाभ्यास है जो हम बच्चों को करना चाहिए, जिसमें हमको डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में स्थित होना ये अत्यंत आवश्यक है। तो किस प्रकार से, उसमें भी कई ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, इसी रीति से करो ऐसी भी मेरा कहने का कोई आशय नहीं है, तो गाइडलाइन है, तो उसमें भी काफी वेरिएशन आप खुद भी ला सकते हैं। लेकिन ये भी एक योग अभ्यास जो है, पहला जो बताया वो तो हमको करना ही है, लेकिन ये अभ्यास भी प्रैक्टिकल में हमको करना चाहिए। उसमें सीड स्टेज का महत्व है, उसमें सीड स्टेज में आना है, परम धाम में जाना है, और यहाँ पर डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आना है और सूक्ष्म उतन में जाना है, या बिना सूक्ष्म उतन में जाए भी किस तरह से हम कर सकते हैं, दोनों रीति से हम डिस्कस करेंगे। तो समस्या में उलझी हुई आत्मा का सशक्तिकरण एवं उसके चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण कैसे कर सकते हैं, योगाभ्यास कर्मिक सोपान मैं पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि समय की सीमा है यहाँ पर, तो मैं कुछ गाइडलाइन दे सकता हूँ। फिर बाद में इसका भी ये जो सुरक्षा कवच का निर्माण कैसे के, तो उसकी जो डिटेल कमेंट्री है, किस प्रकार के संकल्प कर सकते हैं, ये भी एक गाइडलाइन है। आप अपनी भाषा में उसमें काफी कुछ ऐड भी कर सकते हैं, वो भी वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है, तो आप वहां जाकर के उसको भी, वो स्क्रिप्ट को भी आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से हम ये सुरक्षा कवच जो पीड़ित हैं उसके आसपास हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी शिथिलीकरण की क्रिया को, एक दूसरी बात मैं बताऊं, मैंने एक इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ये आप जो समस्या से पीड़ित हैं उसको भी कुछ ट्रेनिंग, उसके प्रॉब्लम के संदर्भ में उसको भी ट्रेनिंग दे सकते हैं हम, कि भी तुम भी योग करो। क्योंकि ज्यादातर फिर काउंसलिंग में क्या होता है कि हम उसको मोटिवेट करते हैं, हमारा लक्ष्य तो बाबा का मैसेज उस आत्मा को देने का होता है। तो ज्यादातर तो काउंसलिंग में आने वाले को इनिशियली कुछ उसकी हम एड्रेस करते हैं, उसकी समस्या को ही पहले तो एड्रेस करते हैं, तो उसको ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए कि ये लोग फिर अपना ज्ञान सुनाने लगे, आत्मा परमात्मा की बात करने लगे, आया है वो अपनी समस्या लेके और फिर हम बात करें आत्मा परमात्मा की, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हमको उसकी समस्या को ही एड्रेस करना है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो आपका अनुभव है, जानकारी आपके पास है, यदि आपको काउंसलिंग का एक लंबा अनुभव है, तो फिर जो भी लौकिक के अंदर जो टेक्निक्स है उसका भी थोड़ा उसको रिलैक्स करना पड़ेगा, आपको पहले ही दिन उसको अनुभव कराना पड़ेगा, या कि ये यहाँ पर मुझे कुछ समय, कोई आज मुझे 5% भी फायदा हुआ, उसको फीलिंग होना चाहिए। तो शुरू से फिर हम मोटिवेट करते हैं कि स्पिरिचुअल परसेप्शन का क्या महत्व है, और फिर एक कोर्स कर लो तो तुम्हारा विल पावर, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, अनेक शक्तियों का विकास तुम्हें होगा, तो फिर तुम अपनी समस्याओं का सामना अच्छी तरह से कर पाओगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे मोटिवेट करते हैं तो वो लोग फिर तैयार तो हो जाते हैं। तो ये बात क्या है कि वो खुद फिर उसने कोर्स कर लिया, थोड़ा मेडिटेशन हम सिखाते हैं उनको, और हम उसके लिए मेडिटेशन करें, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो मेडिटेशन करें, अपनी समस्या के संदर्भ में करें। आया तो है समस्या का समाधान, लेकिन हम कहते हैं कि राजयोग में समाया हुआ है,
तो हम तो उसके लिए राजयोग कर सकेंगे, लेकिन हम कितनों के लिए करेंगे? सबसे ज्यादा इफेक्टिव उसको योग सिखाना और फिर वो खुद अपने लिए योग करे, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए ये कई बार ये जो सुरक्षा कवच की जो बात है, जिनका कोर्स पूरा हुआ है या फिर उनको हम जब मेडिटेशन भी करना शुरू कर दिया है, समस्या पूरी रीति से गई नहीं है, तो फिर हम उनको कहते हैं कि इस प्रकार आप भी अभ्यास करके आपके आसपास ये सुरक्षा कवच क्रिएट कर सकते हो। इसलिए ये जो डायरेक्शन लिखा हुआ है वो जो ज्ञान का कोर्स जिसने किया हुआ है, पूरा कोर्स किया है, चलो बाबा की मुरली भी शुरू की है, समस्या तो है ही, आया है भी वो समस्या का सॉल्यूशन के लिए, तो फिर उसको ये डायरेक्शन उसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखी है। इसलिए ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक की बात है वो शायद हमको जरूरत ना पड़े, जो हम ब्राह्मण हैं उनको इसकी जरूरत ना भी पड़े, लेकिन फिर भी स्टेप्स जब लिखा है मैंने, तो पहले शिथिलीकरण की कोई भी क्रिया को अपनाकर मन को शांत करना है, स्थिर करना है और एकाग्र करना है। देखो, तो ये क्रिया यदि हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो एक लंबे समय से राजयोग का अभ्यास बस अभी अभी बैठे और अभी अभी हाँ उड़ गए, तो हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन एक बिगिनर्स के लिए, लेकिन कई ब्राह्मणों के लिए भी इसकी जरूरत होती है। तो ये जो पूरी क्रिया है, पूरी क्रिया जिसका डिस्कशन शायद मैंने 1-2 सत्र में यहाँ पर किया भी है, फिर भी उसकी कंप्लीट डिटेल जो है पूरा एक आर्टिकल ही है, मन को शांत स्थिर एकाग्र करने की सरल सरल विधि क्या है, तो वो आप इफ यू गो थ्रू दैट, तो पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में दिया हुआ है। उसकी थियरी जो है वो भी उसमें डिस्क्राइब की है कि हाउ इट वर्क्स, ये भी डिस्क्राइब किया है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको भी। तो फिर आप उसको अपनाना चाहे तो आप अपना सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक है। दूसरा, फिर देह भान से मुक्त होकर अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होना और अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की अनुभूति करना। देखो, ये सोल कॉन्शियसनेस में आना ये तो बहुत ही जरूरी है। वेदर हम सीड स्टेज में जाना चाहते हैं या एंजेलिक स्टेज में, डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आना चाहते हैं, तो भी सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो तो आत्मिक स्मृति का है, और हम योग की शुरुआत उसी से ही करते हैं। शरीर नहीं है लेकिन आत्मा हूँ, तो अपने अपने स्वरूप में हमको स्थित होना है, अपनी स्वस्थिति में स्थित होना है, अपने स्वधर्मों में स्थित होना है। तो ये स्व में स्थित होने की जो बातें हैं, स्वस्मृति में और स्वस्थिति में जो आत्मिक स्मृति में स्थित होना है, तो ये पहला स्टेप होगा ही होगा। और उसमें आप मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की जो अनुभूति है, आत्मचिंतन और आत्मदर्शन जो हम करते हैं उस वक्त, ये बहुत जरूरी है। तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इतना हमारे पास समय नहीं है, तो कम से कम ये जो शक्ति स्वरूप का जो अनुभव है, हमारा जो इनेट क्वालिटी, मैं खुद शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की अनुभूति करने की कोशिश करनी चाहिए और उस अवस्था में स्थित भी होना है। फिर उसके बाद कई मेथड्स भी यहाँ पर भी मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो हमारी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में आना है। आप फिर मेथड ऑफ सेपरेशन का यूज कर सकती हैं, कन्वर्जन का यूज कर सकती हैं, प्रोजेक्शन का यूज कर सकते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस मेथड भी हम अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आना है और स्थित होकर के फिर अव्यक्त बाप दादा से प्रकाश लेकर उस आत्मा का सशक्तिकरण करना है और उसके आसपास सुरक्षा कवच का सर्जन करना है। तो ये दोनों प्रकार से उस आत्मा को भी एक फरिश्ता के रूप में आप सूक्ष्म वतन में भी इमर्ज कर सकते हैं और बाबा की प्रेजेंस में बाबा से पावर लेकर के उसके आसपास सुरक्षा कवच भी कर सकते हैं, या तो फिर एंजेलिक स्टेज में साकार लोक में आकर के उस आत्मा को अपने स्थान पर इमर्ज करके कोई स्थान के आसपास यदि सुरक्षा कवच सर्जित करना है, तो फिर आपको कॉर्पोरियल वर्ल्ड में वापस आना है, अंतरिक्ष में स्थित होना है, वो जगह को आपको सामने इमर्ज करना है और उसके आसपास फिर सुरक्षा कवच का सर्जन करना है। तो इस प्रकार से ये कुछ 4 स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं, लेकिन जो लास्ट स्टेप है उसमें काफी वेरिएशन है, उसकी बहुत सारी डिटेल भी हो सकती है। तो ये मैंने जैसे बताया, इसकी भी एक स्क्रिप्ट पूरी है, ये गाइडलाइन के लिए है, उसमें आप कुछ अपनी रीति से काफी कुछ कर सकते हैं। आइए, तो फिर ये लास्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये पूरी जो समस्या के समाधान या जो काउंसलिंग हम कहते हैं,
उसके उसमें भावनात्मक परिपक्वता का बहुत ही महत्व है। ये इसमें कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं है। देखो देखो हमारी दादियां ने तो ऐसे ऐसे सबके प्रॉब्लम्स, अब वो काउंसलिंग सीखने गई थी कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास ये शक्ति थी। तो समाधान की, जैसे हमने असरकारक मनसा सेवा के वक्त जब डिस्कस किया था हमने टॉपिक, तो उस वक्त भी ये भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी या इमोशनल स्टेबिलिटी जो है, या हाई वैल्यू ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हमने उस वक्त भी की है। तो ये उसमें बहुत जरूरी है कि यदि ये पूरा भावनाओं से टैकल करने की बात है। ये इंटेलेक्चुअल आप में थोड़ा आईक्यू कम होगा तो चल जाएगा, लेकिन यदि आपकी भावनाएं ऊपर हैं तो यू कैन बी द बेस्ट काउंसलर, और समस्या का समाधान भी आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि आप में भावनाएं हैं। तो देखो ये जो कुछ बातें हैं कि ये पूरी जो विधि समस्याओं का समाधान करना, स्वयं की हो या दूसरों की हो, लेकिन ये जो भावनात्मक परिपक्वता का जो महत्व है उसको समझना चाहिए। तो कुछ भी हम मान लीजिए कि एसोसिएटिंग पॉजिटिव इमोशन एड लॉट मोर पावर टू योर थॉट्स। देखो एड, ए कॉमा की कोई मिस्टेक लगती है, एसोसिएटिंग पॉजिटिव इमोशंस एड लॉट मोर पावर टू योर थॉट्स। विचारों में बल कब भरेगा? जब आपकी संवेदना, आपकी फीलिंग्स उसके साथ एसोसिएटेड है। और उसकी वजह ये कौन कर पाएगा? कि जिसका ईक्यू ज्यादा है। तो ईक्यू यदि हमारा लो है तो हमें उसको एनहेंस करना चाहिए, तो भी एनहेंस योर ईक्यू। फिर बाद में तो इनकलकेट पॉजिटिव इमोशंस लाइक, देखो ये जो काउंसलर हैं, लव, लव फॉर ऑल, समत्व का भाव, बंधुत्व का भाव, लव फॉर ऑल, देखो ये हमारे में होना चाहिए। दया है, करुणा है, मर्सी, कॉम्पेशन, सहानुभूति है, समानुभूति है, सिंपैथी एंड एम्पैथी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। शुरू में हमने ये बात कही थी यहाँ पर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी, मैं चाहूँ तो करूँ, ना चाहूँ तो ना करूँ, ये बात नहीं है। जैसे परिवार चलाने की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे बाबा ने विश्व परिवर्तन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों को दी है, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एंड ये भी जब हम मनसा सेवा की डिस्कशन कर रहे थे तब भी ये बात यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट जनरल टू देन टू स्पेसिफिक। जनरली ये जो हमको जो समस्या लेके व्यक्ति आती हैं तो फिर जनरल टू स्पेसिफिक जाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। सब वैसे भी समय पूरा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक ही ऐसा है कि जिसके अंदर मतलब यदि हम डिस्कस कर सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं, मुझे भी फायदा हो सकता है, मुझे भी कुछ मेरे काउंसलिंग में काम आ सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द पैशनेट लिसनिंग। आप सबको धन्यवाद। ओम शांति।